भारतीय छात्र सांसद यूथ पार्लियामेंट के इस कार्यक्रम में जो MIT यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इस कार्यक्रम के सभी ऑर्गेनाइजर्स और इस यूथ पार्लियामेंट भारतीय छात्र सांसद के माध्यम से देश भर के अंदर करोड़ों युवा जो आज इस छात्र सांसद में भाग ले रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मेरे युवा साथियों, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि आज मुझे भारतीय छात्र सांसद के इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत में और हमारे भारतीय जो विदेश के अंदर पढ़ने वाले करोड़ों छात्रों के साथ उनके साथ चर्चा करने का मुझे जो मौका MIT यूनिवर्सिटी पुणे ने दिया है, मैं उसके लिए सभी MIT यूनिवर्सिटी के और भारतीय छात्र सांसद के ऑर्गेनाइजर्स का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, युवाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। लीडर वो होता है जो मासिस को अपने साथ चलाता है। नेता वो होता है जो नेतृत्व करता है। नेता वह होता है जिसकी एक आवाज पर लाखों लोग उसके साथ चल पड़ते हैं। एक अच्छा नेता होने के लिए बहुत कठिन तपस्या और परिश्रम करना पड़ता है। एक रात में कोई नेता का निर्माण नहीं होता है। हम सब जानते हैं, भारत देश जो वीरों का देश है, जो महापुरुषों का देश है, हमारे आदि अनादि काल से, चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ हों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में पुराणों में वर्णित किया गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्या पुरुषे नास्ति योजक तत्र दुर्लभम। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके अंदर गुण ना हो। गुणवान तो हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, लेकिन उन गुणों को तराश के प्रतिभावान बनाना जो गुरु का कार्य होता है, श्रेष्ठ गुरु गाइड का होना बहुत जरूरी है। हम अगर देखेंगे तो भारत देश में ऐसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हमारे ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए काम किया। कौन भूल सकता है हमारे देश के अंदर अमर शहीद भगत सिंह जी को, सुखदेव और राजगुरु जी को, चंद्रशेखर आजाद, रानी झांसी, वीर सावरकर, तात्या टोपे, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय जैसे वीरों को, जिन्होंने बलिदान देकर हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखा। और आज भी लोग इन क्रांतिकारी नेताओं को याद करते हैं। आज भी हमारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करता है कि किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के महासंग्राम में अपनी भूमिकाएं अदा की और देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। आज भी भारत का बच्चा बच्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करता है। आखिर क्यों? इतना समय गुजर जाने के बाद भी लोगों के आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र हैं। इसलिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के लिए जिए, वो अपने आप के लिए, अपने स्वार्थों के लिए नहीं जिए। वो अगर जिए तो देश के लिए, और देश का कार्य करते 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 उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन अंतिम सांस तक वो भारत माता की जय जयकार करते रहे। इतिहास गवाह है कि किस प्रकार रानी झांसी ने अंग्रेजों के साथ टक्कर ली। आज सदियां बीत जाने के बाद भी रानी झांसी का नाम हमारे देश के गांव गांव में, शहर शहर में बच्चा बच्चा बहुत इज्जत और मान के साथ लेता है। क्यों आज भी रानी झांसी जी को याद किया जाता है? क्यों रानी झांसी जी को आज भी बहुत मान सम्मान के साथ याद किया जाता है? इसलिए कि रानी झांसी ने अपने लिए नहीं, भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए जी। अपने छोटे से बालक को पीठ पर बांध कर वो मर्दानी रानी की झांसी अंग्रेजों के साथ लड़ी, तो जाके वो रानी झांसी अमर हो गई। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, भगत सिंह जी हों, सुखदेव जी हों, राजगुरु जी हों,
अशफाकुल्ला खां हों, तात्या टोपे, मंगल पांडे हों, डॉक्टर हेडगेवार जी हों, जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने, जिन्हें आज भी बहुत मान सम्मान के साथ याद किया जाता है, उन्होंने हमेशा भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो देश के लिए जिए, वो भारत माता के लिए जिए। इसी प्रकार मेरे युवा साथियों, जब हमारा देश आजाद हो गया, जब हमें आजादी मिल गई और हमारा देश लोकतांत्रिक देश हो गया, उस वक्त भी हमारे देश में एक से बढ़कर एक राजनेता थे, एक से बढ़कर एक टॉप के लीडरशिप थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जैसे प्रखर राष्ट्रवादी लोग थे। दुर्भाग्य से देश की कमान उस वक्त एक ऐसे नेता के हाथ में चली गई जो बहुत ज्यादा विल पावर रखने वाले नेता नहीं थे, जिनकी बहुत ज्यादा कमिटमेंट देश के प्रति नहीं थी, प्रखर राष्ट्रवाद उनके अंदर नहीं था। लेकिन फिर भी सरदार पटेल जी जैसे देशभक्त और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान व्यक्तित्व के धनी देशभक्त उस स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी, जब देश स्वतंत्र हुआ, उन्होंने देश का मार्गदर्शन करना शुरू किया। धीरे धीरे हमने देखा कि जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, एक चरित्रवान नेता थे। हम सब जानते हैं वो एक बहुत गरीब परिवार से, किसान परिवार से थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने राजनीति के अंदर भी आदर्श मूल्यों को स्थापित किया। रेलवे मिनिस्टर के नाते से जब कहीं एक रेल दुर्घटना हो गई तो उन्होंने तुरंत उस वक्त के प्रधानमंत्री जी को अपना त्याग पत्र सौंपा कि चूंकि रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, लोगों की जानें चली गई। इस प्रकार के आदर्शवान नेता हमारे देश में रहे। हमने देखा कि इतिहास के अंदर स्वतंत्र भारत में बहुत सारे नेता हुए जिन्होंने देश हित में बहुत कार्य किए, लेकिन अगर मैं बात करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, तो भारतीय राजनीति के वो एक महान पुरुष थे, एक ऐसे आदर्श पुरुष जिनको ना केवल भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनकी जितनी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी, उतनी ही लोकप्रियता उनकी आम जनमानस में थी और विपक्षी दलों के नेताओं में भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब देश के पार्लियामेंट में बोलते थे, तथ्यों के ऊपर बोलते थे, सत्य बोलते थे और परिस्थितियों को बहुत अच्छे से भांपते हुए भविष्य की चिंता, देश की चिंता, विदेश नीति की चिंता, राष्ट्र की सुरक्षा नीति की चिंता पर बोलते थे। और अक्सर वाजपेयी जी जब देश के संसद में बोलते थे, पूरा पार्लियामेंट उनको बहुत ध्यान से सुनता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। मेरे नौजवान साथियों, भारतीय छात्र सांसद के इस यूथ पार्लियामेंट के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे दिग्गज भारतीय राजनेता के विषय में बोलने के लिए कहा गया। हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बचपन बहुत मेहनती थे और मेहनत के बल पर वो आगे बढ़े। वो एक लेखक थे, पत्रकार थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और एक बहुत क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। वाजपेयी जी संघ के प्रचारक थे और संघ के अंदर जो एक आदर्शवान स्वयंसेवक होता है, जो एक व्यक्ति के अंदर जो गुण होने चाहिए, शाखा के माध्यम से कार्य करते 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 जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब संघ के प्रचारक के नाते से काम करने लगे, उन्होंने बहुत मेहनत की। एक गुणवान कार्यकर्ता, एक गुणवान स्वयंसेवक के नाते से उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और हम सब जानते हैं 50 वर्षों तक वो देश के अपोजिशन के अंदर पार्लियामेंट में रहे। अपोजिशन के नेता होने के साथ साथ हम सब जानते हैं जब जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन लाया, एक साजिश की, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे।
नरसिम्हा राव जी को यूनाइटेड नेशन में जाना था विदेश मंत्री जी के साथ, लेकिन नरसिम्हा राव जी की सरकार ने कैबिनेट के अंदर डिसीजन लिया कि यूनाइटेड नेशन में नरसिम्हा राव जी नहीं बल्कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भेजा जाए। और हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किस प्रकार यूनाइटेड नेशन में उस वक्त जम्मू कश्मीर पर जो पाकिस्तान ने प्रस्ताव लाया था उसमें पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी। इससे पहले देश के जब विदेश मंत्री 1977 में इमरजेंसी के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने श्री मोरारजी देसाई जी की सरकार में, वो देश के पहले नेता थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर हिंदी में भाषण दिया था। वो देश के जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है उसको उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। एक नेता के अंदर यह गुण होना चाहिए कि उसको अपनी संस्कृति से, अपने देश से, अपने महापुरुषों से प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। और हमें अपनी संस्कृति को, अपने देश के बहुमूल्य जो महापुरुषों के विचार हैं उनको और राष्ट्रीय नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर वो 1998 में 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। और हम सब जानते हैं 11 मई और 13 मई 1998 जब अटल जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किए गए, वो विल पावर थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। वरना तो इससे पहले भी देश के कई प्रधानमंत्रियों ने परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की, परंतु विदेशी ताकतों के दबाव के चलते वो परमाणु परीक्षण अन्य सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने रणनीति बनाई और सफलतापूर्वक देश को परमाणु शक्ति बनाने का काम वाजपेयी साहब ने किया। वाजपेयी साहब ने 1999 में, हम सब जानते हैं, जब यहां वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री बनने के साथ जब कोशिश की कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हों, बस में बैठ के लाहौर वाजपेयी साहब गए, लेकिन पाकिस्तान ने दुस्साहस किया। वाजपेयी जी की कोशिश थी कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध हो, कोऑर्डियल रिलेशन होना चाहिए अपने पड़ोसी देशों के साथ। लेकिन साथियों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने वाजपेयी साहब की शांति बहाली की प्रक्रिया को ठेस पहुंचाई और करगिल में घुसपैठ की। लेकिन ये वही अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे कि जब पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की, एक नायक की तरह वाजपेयी साहब ने कार्य किया और कारगिल में घुसपैठियों को, जो पाकिस्तान की सेना के लोग थे, पाकिस्तान की आर्मी को धूल चटाई। कारगिल का युद्ध भारत ने जीता और उस जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पूरी दुनिया ने वार हीरो, कारगिल हीरो का नाम दिया। वाजपेयी साहब में बहुत सारी ऐसी एक अच्छे नेता की क्वालिटीज थी। वो बहुत मधुरभाषी थे, मृदभाषी थे, हमेशा खुश रहते थे, बड़े दिल वाले थे, बहुत अध्ययन करते थे, बहुत संस्कारित नेता थे, सबको साथ लेकर चलने की उनके पास प्रतिभा थी और वो बहुत सच्चे राष्ट्रवादी नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पूरे जीवन को, उनकी जीवनी को आज के युवा नौजवान, जो हमारे यंग लीडर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनको अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पूरे जीवन को पढ़ना चाहिए। वाजपेयी जी के जीवन का एक एक पल, उनके जीवन पर लिखी गई एक एक पुस्तक हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। वाजपेयी जी बहुत जबरदस्त कवि थे। वाजपेयी जी जब पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे, हम सब जानते हैं कि उनकी एक ऐतिहासिक स्पीच, उन्होंने देश के संसद में एक बार बोला था, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, सत्ताएं आती हैं, जाती हैं, नेता जो है वो सत्ता में आते हैं, जाते हैं, लेकिन ये बनने और बिगड़ने का काम नेताओं का, पार्टियों का चलता रहता है। लेकिन देश हमेशा मजबूत रहना चाहिए और सबको मिलकर अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए काम करना चाहिए। साथियों,
उसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हम सबको यह प्रेरणा मिलती है कि हम सबको अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करना है। यंग लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स, जो देश का भविष्य हैं, जो पूरे भारतवर्ष के साथ के अंदर और विदेशों से भी आज जो यंग लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स आज ऑनलाइन इस कन्वेंशन में जुड़े हैं, मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि हम सबको वाजपेयी साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर हमको उन्हीं के मार्गदर्शन दिखाए गए रास्ते पर चलना है। साथियों, हम सब जानते हैं वाजपेयी साहब की तरह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी काम किया। नरेंद्र मोदी साहब जो कि एक चाय बेचने वाले परिवार से संबंधित थे, उनके पिताजी गुजरात के एक रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचते थे। चाय बेचने वाले परिवार से संबंध रखने वाले श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी मेहनत के दम पर इतनी मेहनत की, इतना कार्य किया कि वो पहले तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनकर भी श्री नरेंद्र मोदी साहब ने वह कार्य किए कि आज पूरी दुनिया में टॉलेस्ट लीडर के नाते से अगर किसी का नाम बहुत अदब और इज्जत के साथ लिया जाता है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। कोई एक रात में नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता, कोई एक रात में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन जाता। बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेता वो होता है जो नेतृत्व करता है, नेता वो होता है जिस पर जनता विश्वास करती है, जो मासिस को लीड करता है, जिसकी एक आवाज पर दुनिया चल पड़े, वह नेता होता है। और नेता वो होता है जो राष्ट्र हित में कार्य करे। नेता वो होता है जिसके दिल में, जिसके खून के कतरे कतरे में अपने देश के प्रति समर्पण की भावना, बलिदान की भावना जिसके अंदर हो, वह नेता होता है। उसको दुनिया नेता मानती है, उसकी एक आवाज पर दुनिया चल पड़ती है। हमने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी मेहनत के दम पर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। हम सब जानते हैं जब 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा करनी थी, नरेंद्र मोदी साहब का नाम घोषित किया गया। भारत देश के प्रधानमंत्री के नाते से भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन हम सब जानते हैं इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में चर्चा करके, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, एक नियम है, सभी वरिष्ठ लोग, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड, संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की जाती है। इस महत्वपूर्ण घोषणा से पहले ही देश के नौजवानों ने मन बना लिया था, देश की महिलाओं ने, माताओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, नौजवानों ने, कि हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए तो नरेंद्र मोदी साहब चाहिए। आखिर क्यों? देश ने देखा था नरेंद्र मोदी साहब को गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री के नाते से काम करते हुए, किस तरीके से उन्होंने अपना घर, परिवार, सुख सुविधाएं सब त्याग करके देश हित में, जनता के हित में उन्होंने कार्य किए। दुनिया ने देखा था, नौजवानों ने देखा था नरेंद्र मोदी साहब का जलवा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात को मॉडर्न गुजरात, वैभवशाली गुजरात बनाने का कार्य मोदी साहब ने किया, तो देश की जनता ने आवाज दी कि वैभवशाली भारत, मजबूत भारत, पावरफुल भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत को अगर हमने इस संकल्प को पूरा करना है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। और 2014 के चुनावों के बाद जब नरेंद्र मोदी साहब जीत कर आ गए, अपने दम पर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगियों को मिली, जो कार्य मोदी साहब ने किए वो 70 साल कोई सरकार नहीं कर सकी। हम सब जानते हैं इस देश के अंदर
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने कार्य किया। देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया, भेदभाव की राजनीति को समाप्त किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को लेकर मोदी साहब ने जब कार्य शुरू किया तो पूरा देश उनकी जय जयकार करने शुरू हो गया। मोदी साहब ने जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतियां बनाई, मोदी साहब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी साहब ने सबका साथ सबका विकास, मोदी साहब ने स्वच्छ भारत मिशन जैसे महाअभियान लिए और उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक, सेवादार, चौकीदार कह के बुलाया। ये एक उस नेता की पहचान है जो देश के लिए, समाज के लिए, देश के बच्चे बच्चे के लिए जीता है, जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिसके दिल में 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की चिंता है। तभी तो मोदी साहब की एक आवाज पर पूरा देश खड़ा होता है। हम सब ने देखा मोदी साहब ने किस प्रकार देश की माताओं बहनों को सम्मान दिया। मोदी साहब ने प्रखर होकर भारत का नाम पूरे विश्व पटल पर ऊंचा किया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में उनके द्वारा दिए गए भाषण हो या दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जब वो जाते थे, उस वक्त उन देश के अंदर रहने वाले भारतीयों और विदेशियों को उन्होंने जो गाइड किया, संबोधित किया, उससे एक ऐसा नेतृत्व भारत में खड़ा हो गया जो आज दुनिया का सबसे ताकतवर नेतृत्व है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ, हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान एक विधान एक प्रधान एक निशान के लिए हुआ था। पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, महाराजा हरि सिंह बहादुर जैसे अनेक बड़े बड़े हमारे महापुरुषों ने यहाँ प्रजा परिषद का प्रचंड आंदोलन किया, एक विधान एक प्रधान एक निशान के लिए। जम्मू कश्मीर में 2-2 झंडे थे, जम्मू कश्मीर में 2-2 कानून थे, जम्मू कश्मीर में 2-2 प्रधानमंत्री थे, और जम्मू कश्मीर में आने और जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए लखनपुर में परमिट सिस्टम चलता था। साथियों, जो प्रजा परिषद का प्रचंड आंदोलन हुआ, जम्मू के अंदर हमारे बहादुर देशभक्तों ने बलिदान दिए, गोलियां खाई, जेलें काटी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 23 जून 1953 को बलिदान हुआ। उसके बाद जब पूरे देश में आंदोलन हुए तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है उसको खत्म करके यहां मुख्यमंत्री किया गया। लेकिन 2 झंडे और 2 कानून वो लगातार यहां जम्मू कश्मीर में थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनका विरोध करती थी। धारा 370 की आड़ में और 35A की आड़ में बहुत जुल्म किया गया, लेकिन किसी नेता में इतना दम नहीं था कि वो इस बात को कहे कि इन धाराओं ने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया है। हम सब जानते हैं मेरे साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते थे। जम्मू कश्मीर की किसी बेटी की शादी अगर जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहने के सारे अधिकार उसके समाप्त हो जाते थे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित रेफ्यूजीज थे, जो विभाजन के समय पश्चिम पाकिस्तान से, जो पश्चिम पंजाब है, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, वहां से जो आए विस्थापित रेफ्यूजीज, उनको पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी कहा गया। 70 साल वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहे, उनको नागरिकता नहीं दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, वो भी वेस्ट पंजाब, जो पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में चला गया, वहां के रहने वाले थे, पश्चिम पाकिस्तान के। वो भी विभाजन के बाद भारत आए, लेकिन चूंकि वो जम्मू कश्मीर आने के बजाय दिल्ली जाके सेटल हो गए, उनको वो सारे अधिकार थे। विभाजन के समय जो पश्चिम पाकिस्तान के लोग जम्मू कश्मीर आ गए, उनको यहां कोई अधिकार नहीं थे, और जो जम्मू कश्मीर के अलावा देश के किसी भी भाग में चले गए, उनको सभी अधिकार मिले। यहां गुज्जर और बकरवाल लोग, जो मुसलमान लोग हैं, जो मेजॉरिटी में मुस्लिम हैं, यहां के जो गद्दी और सिप्पी लोग हैं,
शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज के, इन शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला, जिनमें गद्दी सिप्पी के साथ साथ बड़ी तादाद में यहां मेजॉरिटी चंक जो है गुज्जर और बकरवाल लोगों का है। ये गुज्जर और बकरवाल समुदाय जो जम्मू कश्मीर में है, ये सब हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, लेकिन 70 साल धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर इनको अधिकार नहीं दिए गए। ना तो इनको जमीनों के मालिकाना हक दिए गए, ना ही गुज्जर बकरवालों को जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। अपना हक मांगते रहे गुज्जर बकरवाल, लेकिन धारा 370 के चलते इनके साथ जुल्म हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ी सेक्शन है जिसको पहाड़ी कम्युनिटी कहते हैं। वो नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, रजौरी, दरहाल, बुद्धल, मंजाकोट, थन्ना मंडी, रजौरी, मेंढर, सुरनकोट, पुंछ, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, उड़ी, टंगधार, करना जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। ये देशभगत लोग हैं। मेजॉरिटी में यहां भी मुसलमान हमारे भाई बहन परिवार हैं। इस पहाड़ी कम्युनिटी में हिंदू और सिख लोग भी आते हैं। 70 साल पहाड़ी कम्युनिटी के लोग अपना हक मांगते रहे, लेकिन धारा 370 के चलते यहां के हुक्मरानों ने कभी पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को उनका हक नहीं दिया। यहां 70 साल पंचायतों को कभी अधिकार नहीं दिए गए। यहां पंचायतों के चुनाव तो होते थे, लेकिन पंचों सरपंचों को कभी अधिकार नहीं थे। यहां कभी ब्लॉक समितियों और जिला परिषद का चुनाव नहीं हुआ। यह सब धारा 370 के कारण यहां जुल्म होते थे। यहां एंटी करप्शन लॉज नहीं थे, राइट टू एजुकेशन एक्ट यहां लागू नहीं होता था, और यहां धारा 370 की आड़ में आतंकवाद को जन्म दिया गया। और उस आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। एक ऐसा नेता चाहिए था जो जिसकी विल पावर हो, जो इस जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख तकलीफ परेशानियों को समझता और वो निर्णय लेता कि जम्मू कश्मीर से 2 विधान और 2 निशान, अलग से झंडा और अलग से ये धारा 370 के वाला कानून खत्म कर दिया जाए। वो विल पावर नरेंद्र मोदी साहब में थी, और 5 अगस्त 2019 को मोदी साहब ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह निर्णय जम्मू कश्मीर की जनता के हित में था। आम लोग, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई, जम्मू कश्मीर में कभी पंचायती राज सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया। अब जब धारा 370 समाप्त हुई तो यहां जिला परिषद का भी गठन हुआ, ब्लॉक समितियों का भी गठन हुआ, पंचायतों का भी गठन हुआ, उनको भी अधिकार दिए गए। किसी समय जब धारा 370 थी तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ चुने हुए 87 MLAs होते थे, 87। आज 50,000 के करीब जम्मू कश्मीर में चुने हुए नुमाइंदे हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर देश के सारे कानून यहां लागू होते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि देश का पार्लियामेंट, हमारा संसद अगर कोई कानून पास करता था वो सीधा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा इसको मंजूरी नहीं देती थी। कितने ऐसे केंद्रीय कानून थे जो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होने देते थे। एक ऐसा नेता चाहिए था जिसकी विल पावर हो और जो देश हित में निर्णय ले, जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ के भारत देश का क्या इंटरेस्ट है उसमें निर्णय ले। ये निर्णय 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब लिया तो पूरी दुनिया में जय जयकार हुई और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश हो गया। और आज जम्मू कश्मीर एक नए दौर में पहुंचा है, यहां डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। साथियों, मेरे नौजवान साथी जो आज इस यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, भारतीय छात्र सांसद के इस कार्यक्रम में मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं। हम सबको श्री नरेंद्र मोदी साहब और श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जीवन के हर दिन को पढ़ना चाहिए और वो सभी गुण अपने में लाना चाहिए। जैसे
नेतृत्व करने की ताकत, सबको साथ लेके चलना, बड़े मन से चलना, खुले मन से चलना, संविधान का हर एक शब्द का पालन करते हुए चलना, कभी तकलीफ में या परेशानी में भी अपने लोगों की सुनवाई हो, इस प्रकार का कार्य प्रणाली रखना। एक नेता जिसको सारी जनता फॉलो करती है, वो संस्कारवान नेता चाहिए, उसका अच्छा चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टरवान होना चाहिए। एक अच्छा नेता विजनरी नेता होना चाहिए, जनता की भलाई के लिए, देश भलाई के लिए उसके पास पॉलिसीज होनी चाहिए। एक अच्छा नेता दुश्मन ताकतों से लड़ने के लिए रणनीति होना चाहिए। चाणक्य ने जो कूटनीति बताई है राष्ट्र में अपने लोगों के लिए व्यवस्था प्रणाली की और देश दुश्मन ताकतों से लड़ने की, वो सारे गुण एक अच्छे नेता में होना चाहिए। एक अच्छा नेता गुणवान होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, धार्मिक मूल्यों और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने वाला होना चाहिए। उसको अपने देश, अपने समाज, अपनी जनता की हमेशा चिंता रहनी चाहिए। एक अच्छे नेता के मन में किसी के प्रति दुर्भावना या भेदभाव की नीति नहीं होना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इसलिए तो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वासुदेव कुटुंबकम की नीति है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति है। हर कार्यक्रम जो मोदी साहब का है और वाजपेयी साहब का था, भारत माता की जय से शुरू होता है और वंदे मातरम पर समाप्त होता है। ऐसा नेता जो जनता के प्रति समर्पित हो, जो देश के प्रति समर्पित हो, जो अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हो, पूरा जगत, पूरी दुनिया, पूरा उस देश के लोग उसको फॉलो करते हैं, उसी को नेता माना जाता है। अंत में मैं पुनः कहूंगा, नेता वही है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो। हमारे शास्त्र कहते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषे नास्ति, योजक तत्र दुर्लभम। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है वो गुणहीन नहीं होता है, हर व्यक्ति में गुणवान होता है। बस एक अच्छा गुरु चाहिए जो उसको आगे बढ़ाए। मेरे नौजवान साथियों, आप सब देश का भविष्य हो, आप सब आने वाले देश के नेता हो। ये भारत की बागडोर आपके हाथ में होगी। आइए संस्कारवान, चरित्रवान, गुणवान नेता बनकर हम अपनी भारत माता की सेवा करें। मैं आज भारतीय छात्र सांसद यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से करोड़ों भारतीय यूथ लीडर्स को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मिलकर आने वाले दिनों में मजबूत भारत के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।